स्टूडेंट, मैं आज़ाद चौहान। आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं दर्पण से दूरियाँ मापने के लिए दर्पण से दूरियाँ मापने के लिए चिन्ह कैसे, मतलब अगर दर्पण हो तो उसकी दूरी कैसी होगी। वस्तु की दूरी धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी। फोकस दूरी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। यानी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आपने पढ़ा है, देखिए आपने अक्ष के बारे में पढ़ा है, आप जानते हैं ये होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष। पढ़े हैं आप, निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा है कि ये वाई अक्ष होता है और ये क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है। ये एक्स होता है और ये क्या होता है, एक्स डैश होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आप जानते हैं कि जो वाई अक्ष होता है, जो ये एक्स होता है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। ये क्या होता है, धनात्मक होता है। ये दोनों धनात्मक होते हैं, ये दोनों धनात्मक होते हैं। तो आता ये क्या होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। लेकिन इधर वाला ये देखिए, इधर जीरो होता है, इसके इस साइड धनात्मक, इस साइड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी तरह ये जीरो होता है, इसके ऊपर धनात्मक, इसके नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जीरो के इस साइड, जीरो के एक्स अक्ष के जीरो के ये दाहिने साइड क्या होता है, धनात्मक होता है और बाएं साइड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी तरह वाई अक्ष में जीरो के ऊपर धनात्मक होता है और जीरो के नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप ये जानते हैं, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं कि अगर एक्स अक्ष दाहिने साइड क्या होता है, धनात्मक होता है और बाएं साइड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी तरह वाई अक्ष में ऊपर का सिरा धनात्मक, नीचे का सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उसी तरह हम दर्पण में बात करेंगे। मान लीजिए हमने ये अवतल दर्पण के बारे में बात किया, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को भी अगर हम अक्ष के रूप में काटे तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, यानी ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये हो गया वाई डैश। इतनी बात क्लियर। ये एक्स डैश और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि ये जीरो अगर इसको माने तो ये वाला भी धनात्मक, ये वाला भी धनात्मक, यानी ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ये वाला चतुर्थांश क्या होगा, धनात्मक होगा। ये वाला देखिए, इसमें एक्स क्या होगा, ऋणात्मक है और वाई क्या है, धनात्मक है। इतनी बात कर रहे हैं। तो ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया और वाई अक्ष धनात्मक हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस, यानी ऊपर के जो होंगे वो धनात्मक होंगे, नीचे के क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। लेकिन इसमें क्या है, इस वाले चतुर्थांश में वाई भी ऋणात्मक, एक्स भी ऋणात्मक, दोनों। इसी तरह इसमें एक्स प्लस है, वाई क्या है, ऋणात्मक है। तो आप देखिए, बात आप समझिए कि ये दर्पण है और वस्तु इस साइड है, ऐसे ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, यानी कि इस दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष की वाई अक्ष की दिशा में है। वाई अक्ष की दिशा में ये क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये किसकी लंबाई, ये सीध मिलाइए, ये किसके सीध में गया, वाई अक्ष के सीध में गया। अतः वस्तु की लंबाई कैसी होगी, धनात्मक होगी। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, दर्पण में अगर आपको चिन्ह नहीं लगाना आता है, तो आप तुरंत क्या खींचिए, अक्ष खींच दीजिएगा, आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, ये क्या है, वाई अक्ष, ये भी क्या है, वाई अक्ष के सीध में है। मैंने बोला ये ऊपर का सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है। अतः वस्तु की लंबाई क्या होगी, धनात्मक होगी। लेकिन नीचे की बात करिए, वो नीचे वाई क्या होता है, नीचे वाई क्या होता है, नीचे वाई सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नीचे का वाई सिरा, एक्स सिरा दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए, ये वस्तु थी, ये वस्तु थी, उसी का प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब किस दिशा में, नीचे की दिशा में है। अतः कैसा बनेगा, ऋणात्मक होगा। अतः प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये नीचे बढ़ रहा है, ये इससे क्या हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है। तब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब
अब बात करिए वस्तु की दूरी की। देखिए यहाँ तक, यहाँ पोल से लेके यहाँ तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। वस्तु की दूरी को कहते हैं यू। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो देखिए ये सिरा क्या है, किस साइड? जीरो के बाएं साइड है। बाएं साइड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बाएं साइड ऋणात्मक होता है तो वस्तु की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब प्रतिबिंब की दूरी की बात कर ले। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? यहां से इस साइड है, यानी दाएं साइड है प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है? यहां से ये देखिए ये है, तो किस साइड? बाएं साइड है। बाएं साइड जितनी भी होगी, देखिए मान के रखिएगा कि दर्पण के बाएं साइड जितनी भी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो ये भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि इस साइड है, बाएं साइड है। बाएं साइड सारी चीजें क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसी तरह फोकस को भी देखिए, वो भी बाएं साइड है, तो वो भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या भी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की ये भी किस साइड है? बाएं साइड है, अतः क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। ये ध्यान रखिएगा, दर्पण के बाएं साइड की दूरियां ऋणात्मक, दर्पण के दाएं साइड की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। और सुनिए, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। ऊपर की धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक क्यों होती है, हमने अच्छे से समझाया। इतनी बातें क्लियर। इसी तरह उत्तल दर्पण की भी बात कर ले। उत्तल दर्पण की भी बात करें। उत्तल दर्पण इसी तरह अगर दर्पण में अगर उत्तल दर्पण के लिए दूरी देखें तो उसमें अगर कैसे होगा? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ लिया, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? अगर इसको भी अगर अक्ष मान लिया जाए, अगर इसको भी अक्ष माने, अगर इसको भी अगर अक्ष की तरह खींचे, ये क्या हो जाएगा? ये भी, ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो मैंने बोला एक्स अक्ष के अगर यहाँ पे माने, इस साइड बाएं साइड की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं, और दाएं साइड की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। और वाई अक्ष के, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की लंबाई क्या होगी? वस्तु की लंबाई ऊपर है, यानी मैंने कहा मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक होगा। अब प्रतिबिंब भी देखिए, प्रतिबिंब भी ऊपर बना, आप घबराइए मत, प्रतिबिंब बनाना मैं बता दूंगा। प्रतिबिंब ऊपर बना तो प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। लेकिन वस्तु की दूरी क्या है? बाएं साइड है। बाएं साइड होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस साइड है, बाएं साइड है, ठीक है, बाएं साइड है, इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? इससे दाएं साइड है, दाएं साइड आता है, क्या होगा? धनात्मक होगा। और फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी भी क्या है? पोल से क्या है? दाएं साइड आता है, यह भी क्या होगा? धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या भी क्या है? दाएं साइड है, अतः क्या होगी? धनात्मक होगी। ये सारी दूरियां हैं किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सीधी सीधी बात, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की अगर बात करें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में U, V, कामा F तीनों का मान निगेटिव होता है। केवल एक स्थिति में किसका? केवल एक स्थिति में किसका? V का मान धनात्मक होता है। केवल एक स्थिति में, जब केवल एक स्थिति में V का मान धनात्मक होता है, केवल एक स्थिति में, केवल एक स्थिति में, स्थिति में कब? जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होता है। केवल एक स्थिति में V का मान धनात्मक होता है, तब V क्या होता है? V बराबर धनात्मक होता है। क्या होता है? V बराबर धनात्मक। अवतल दर्पण में U, V, F तीनों क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। केवल एक स्थिति में, कब? जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच में होता है, तब V का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। बाकी सभी स्थितियों में V का मान, U का मान और F का मान क्या होता है? निगेटिव होता है अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल किसका? यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में केवल, उत्तल दर्पण में, उत्तल
दर्पण में, उत्तल दर्पण में U बराबर क्या होता है, निगेटिव होता है, और V तथा F बराबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। केवल U का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, और V और F का मान दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कब, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि U, V और F तीनों का मान ऋणात्मक होता है। केवल एक स्थिति में V का मान धनात्मक होता है। कब, जब वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच होता है, तभी V का मान क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है। सॉरी, अब इस सब के बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं, अगली हेडिंग आती है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सुनिए, इतनी बात याद रखिएगा कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं। तो जहाँ काटती हैं वहीं वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और पहली किरण, अगर कोई भी किरण, पहली किरण क्या होती है कि अगर वह सेंटर के पहले या फोकस के पहले है, तो अगर किरणें, पहली वस्तु की किरणें चलती तो वो कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर जाती है, हमेशा याद रखिएगा कि जब वस्तु से पहली किरण चलती है, जब वस्तु की पहली किरण चलती है तो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। ये याद रखिएगा कि पहली किरण कहाँ से, मुख्य फोकस से। कब, जब वस्तु फोकस के पहले हो। कब, जब वस्तु मुख्य फोकस के पहले हो, तो पहली किरण कहाँ से, मुख्य फोकस से ही होकर जाती है, या मुख्य फोकस में से ही होकर आती है उत्तल दर्पण में। उसकी बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी किरण अगर वस्तु, ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु कहाँ हो, सेंटर के पहले हो, तो दूसरी किरण हमेशा सेंटर से होके जाती है। जैसे मान लीजिए ये सेंटर के पहले है, तो दूसरी किरण कहाँ से, सेंटर से होके जाएगी, और जिस मार्ग में आई उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। और जानते हैं आप 90 अंश का कोण बनाती, इसके पहले बता चुके हैं। और ये किरणें यहाँ पे दोनों को काटी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बने, यही बनेगा। यानी जहाँ पे दो किरणें काटती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु फोकस दूरी से पहले हो, तो पहली किरण जब भी जाएगी मुख्य फोकस से होके जाएगी, और दूसरी किरण अगर सेंटर से पहले है तो दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, सेंटर से ही जाएगी और अपने ही मार्ग में वापस चली जाएगी, और जहाँ काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल दर्पण द्वारा 6 तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण द्वारा 6 तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। बारी बारी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग बनेगी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हेडिंग आती है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या आती है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें पहली स्थिति आती है जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो मान लीजिए कि एक किरण आ रही, हमको नहीं पता कहाँ से आ रही है, तो अनंत से आई। मान लीजिए अनंत से आई, तो पहली किरण हमको आपको बताए थे कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। मान लीजिए इधर से, यानी पहली किरण आई, मान लीजिए इधर से भी कोई किरण आ रही हो, मान लीजिए इधर से भी कोई किरण आ रही हो, तो अभी कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, और जहाँ पे काटेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि जब वस्तु अनंत पे हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख लीजिए खुद, यहीं पे दो किरणें मिली हैं तो यही बनेगा। तब प्रतिबिंब मुख्य या फोकस बिंदु, तब प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, किरणें ऐसे आई तो उल्टा गया, बिंदु पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। अत्यंत छोटा
बनता है, एकदम बिंदु के आकार का बनता है। देख लीजिए एकदम बिंदु के आकार का है, यानी जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पे होगी, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक का मतलब ये दोनों किरणें वास्तव में आके मिल रही हैं, वास्तविक उल्टा यम वस्तु से अत्यंत छोटा एकदम बिंदु के आकार का बनता है। कब? जब वस्तु अनंत पे होती है तब। देखिए किरण आई, मुख्य फोकस से हो गई, इधर से भी किरण आई, कहाँ गई, मुख्य फोकस से हो गई, जहाँ पे काटी में प्रतिबिंब बना, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, यम वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। कब? जब वस्तु क्या हो, अनंत पे हो। अब अगला आता है, जब वस्तु अनंत यम वक्रता केंद्र के मध्य हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत यम वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो मान लीजिए कि वस्तु है, ये क्या है, सेंटर की क्या है, उस साइड है, यानी बाएं साइड है, और अनंत यम वक्रता केंद्र के बीच हो, तो पहली किरण हम बताएं कि टकराएगी और कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, और सेंटर के पहले है, सेंटर के पहले है, और अनंत के मध्य है, तो दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी और अपने ही मार्ग में वापस, उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। और एक किरणें जहाँ काट रही हैं, देखिए यहीं पे दोनों किरणें काट रही हैं, अतः कहाँ पे, फोकस यम सेंटर के बीच। देखिए वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब क्या छोटा है, अतः क्या कहेंगे, तब वस्तु का वास्तविक उल्टा यम वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यम फोकस के बीच बनता है। देख लीजिए चित्र, यही है प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब क्या है, नीचे है मुख्य अक्ष के, अतः क्या उल्टा है, वास्तविक है, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं। तो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है, यम वस्तु क्या है, छोटा है, और कहाँ पर रहा है, फोकस यम सेंटर के मध्य। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अगली, जब अवतल, अब देखिए तीसरी स्थिति आती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो मान लीजिए कि एक सेंटर है, ये सेंटर है, वस्तु यहीं पे रखी गई है, तो पहली किरण कहाँ से, दर्पण से टकराएगी और परावर्तित होकर कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण क्या, सेंटर पर ही है। जब वो देखिए आप क्या है, पहली किरण टकराई, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से होके गई, और दूसरी किरण क्या, सेंटर पर ही है, तो दूसरी किरण कहाँ से होके जाएगी, पोल से होके जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर तो रही ना गया, अब यही दर्पण का सेंटर, तो सेंटर कुछ साइड था, खत्म बात। तीसरी बात आ गई कहाँ से, ये भी दर्पण का क्या मुख्य भाग है, यानी बीचों बीच भाग है, मध्य भाग है, तो दूसरी किरण कहाँ से होके जाएगी, सेंटर से होके जाएगी, और जहाँ पे काटेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ पे दोनों किरणें काटी, और तब क्या होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तब जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और पहली किरण कहाँ से होके जाएगी, अगर परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस से होके जाएगी, और दूसरी किरण कहाँ से, पोल से होके जाएगी, और जहाँ पे काटेगी वहीं क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगली स्थिति है, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य। तो अब मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु कहाँ है, फोकस एवं सेंटर के मध्य है। तो पहली किरण टकराई, तो टकराने के बाद पहली किरण दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद कहाँ से गई, मुख्य फोकस से होके गई। दूसरी किरण भी क्या होगी, दूसरी किरण भी चली और मुख्य फोकस से हुई, और परावर्तन के पश्चात हमने फोकस की परिभाषा बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती हैं उसी को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। या फिर और एक परिभाषा बताया था कि जिस बिंदु से होकर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, क्या कहलाती हैं, फोकस बिंदु कहलाती हैं। तो ये वस्तु थी, वस्तु की पहली किरण क्या हुई, टकराई दर्पण से, और कहाँ से गई, फोकस से होके गई। दूसरी किरण क्या, मुख्य फोकस में से होके आई, और ये टकराई दर्पण से, और टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर हो गई। तो ये किरणें दोनों काट कहाँ रही हैं, ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर के बाद क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है। अतः किरणें क्या
जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, केंद्र एवं वक्रता केंद्र एवं क्या अनंत के बीच में बन रहा है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब क्या है, उससे बड़ा है। प्रतिबिंब क्या है, उससे बड़ा है। अतः प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब इससे बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा, देखिए यहाँ पे वस्तु थी, वस्तु का वास्तविक, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा यम वस्तु से बड़ा और कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। बता दे रहे हैं एक बार और कि पहली किरण कहाँ से, पहली किरण चलेगी कहाँ से, पहली किरण चलेगी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर और टकराएगी और परावर्तित होकर कहाँ से, फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ से, फोकस बिंदु से होकर आएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये दोनों किरणें जाकर कहाँ पे, सेंटर, सेंटर और क्या अनंत के बीच में काट रही हैं। अतः यहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अतः कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगी। अगली स्थिति की बात कर लेते हैं। अगली स्थिति आती है जब वस्तु फोकस बिंदु पे हो। जब वस्तु क्या हो, फोकस बिंदु पे हो। अगर वस्तु फोकस बिंदु पे होगा, ये फोकस बिंदु है और ये क्या है, पोल है, ये क्या है, पोल है। तो पहली किरण कहाँ से, पहली किरण वस्तु से चली और टकराई, टकराने के बाद कहाँ से, मुख्य फोकस से होके गई, हो गई। फिर और दूसरी किरण चली, यहाँ से चली और दर्पण से टकराई, यहाँ पे टकराई और कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से हो गई। और उसी किरण के क्या हो गई, समांतर हो गई, जो मुख्य फोकस से होकर गई थी। पहली ये वस्तु है, पहली किरण कहाँ से, दर्पण से टकराई और कहाँ से होके गई, मुख्य फोकस से होके गई, हो गया। दूसरी किरण क्या हो गई, दूसरी किरण चली, दर्पण से टकराई और परावर्तित होके कहाँ से, वक्रता केंद्र से होके गई। और किसके समांतर, जो बिंदु, जो किरण क्या फोकस बिंदु से होके जा रही थी उसके समांतर हो गई। और ये ध्यान रखिएगा कि जब दो समांतर किरणें चलती हैं तो कहाँ मिलती हैं ये पता नहीं, जाते 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 अनंत पे जरूर मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कोई रास्ता हो, जैसे आपने देखा है कि अगर दो किरणें, ये रास्ता है, मान लीजिए कोई जा रहा है तो जाके क्या होता है, किसी दूसरे रास्ते मिल जाता है। यानी यही इसके लिए क्या है, अनंत है। अनंत का मतलब अंत है। यानी ये अगर ये रास्ता है, जाते 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 किसी दूसरे रास्ते मिल गया और वो जाके किसी दूसरे रास्ते मिल गया, वही उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब यही बात कि जब दो किरणें समांतर चलती हैं तो जाकर कहाँ मिलती हैं, अनंत पर मिलती है। यह ध्यान रखिएगा कि जब दो किरणें समांतर चलती हैं तो कहाँ जाकर मिलती हैं, अनंत पे मिलती हैं। तो जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पे हो, तब प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से अत्यंत बड़ा और कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ध्यान रखिएगा कि ये देखिए वस्तु थी, ये पहली किरण चली, परावर्तन के पश्चात कहाँ से, मुख्य फोकस से होके गई या फोकस बिंदु से होके गई, हो गया। और दूसरी किरण क्या हो गई, टकराई दर्पण से और टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर गई। और जो किरण कहाँ से, फोकस बिंदु से होकर जा रही थी उसके समांतर हो गई। और जब दो किरणें समांतर हो तो जाकर कहाँ मिलती हैं, अनंत पर जरूर मिलती हैं। जैसे ये रास्ता है, अगर मान लीजिए ये रास्ता जाके किसी दूसरे रास्ते से मिलता है, अतः यही किनारा इसके लिए क्या है, अंत है, इस रास्ते का अंत है। यानी अनंत पर समांतर किरणें जरूर से जरूर मिलती हैं। जैसे आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आसमान और धरती क्या होगी, एकदम क्षितिज अवस्था में आकर क्या हो जाती, मिल जाती है। अतः जब दो किरणें समांतर होती हैं तो जाकर अनंत पर जरूर मिलती हैं। अतः जब वस्तु कहाँ हो, फोकस बिंदु पे हो, तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, यह वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक है। अब अवतल दर्पण की केवल और केवल एक स्थिति बची है, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। अब अगली स्थिति बनती है जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव एवं फोकस के मध्य हो। ध्रुव एवं फोकस के मध्य हो तो पहली किरण कहाँ से, ये वस्तु है, ये पहली किरण चली,
दर्पण से टकराई और टकराने के बाद कहाँ से मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होके गई। पहली बात किरण कि पहली किरण ये चली और चलने के बाद दर्पण से टकराई और टकराने के बाद कहाँ से फोकस बिंदु से होके गई। दूसरी किरण क्या, ये चली दर्पण से टकराई और कहाँ से, वक्रता केंद्र से होके गई। और ये किरणें देखिए, ये दोनों किरण क्या ऐसे फैलती जा रही हैं, यानी समांतर होते होते फैलती जा रही हैं। यानी ये किरणें जाकर कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब फैलती जाएंगी तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। दोनों किरणें क्या देखिए ऐसे होती जा रही हैं, यानी ऐसे पहले ऐसे जाते ऐसे फैलती जा रही हैं, अतः किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। अतः ऐसा लगता है कि दो किरणें क्या आभास के रूप में पीछे, आभासी रूप में, आभास केवल आभास होता है, आभासी रूप में दर्पण के पीछे मिलती हैं। और जहाँ पे दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे क्या होता है, वस्तु का आभासी, आभासी मैंने नाम लिया, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, जब सुन लीजिए एक बार और, ये मान लीजिए वस्तु है, वस्तु की पहली किरण चली कहाँ से, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ से, फोकस बिंदु से होके गई। दूसरी किरण चली और टकराई, टकराने के बाद कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर गई। और दोनों किरणें क्या हो रही, फैलती जा रही हैं। अतः ये क्या कहीं नहीं मिलेंगी, परंतु अगर मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे, परंतु ये दर्पण के पीछे आभासी रूप से मिलती हैं। अतः जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलते हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। और तब वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, आभासी सीधा या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी में संबंध पढ़ेंगे। और वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। तमाम सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।